ये पहली समझने में तो उतनी ज्यादा मुश्किल नहीं लगती, लेकिन यहाँ कुछ आसानी से हो भी तो नहीं रहा है। अब ये कौन सी पुरानी लाश के बारे में बात कर रहा था? हमें पहले उसकी हिस्ट्री पता करनी होगी। गौरी ने कहा, गौरी, बूढ़े बाबा के साथ जो भी हुआ होगा वो बहुत खतरनाक होगा। तुम तो बस यही दुआ करो कि उनकी जान बच जाए। उनकी जान से न जाने और कितनी जिंदगियां जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा था कि गांव के कुछ लोग हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन अब तक मुझे ऐसे लोग दिखाई नहीं दिए। सिद्धार्थ ने कहा, क्या तुम्हें कभी लगा नहीं कि वो बूढ़े बाबा बहुत अजीब शख्स हैं? सिद्धार्थ, मुझे हमेशा से वो बूढ़े बाबा बहुत अजीब लगे हैं। हम क्या करने वाले हैं? इससे क्या होगा? उन्हें कैसे सब कुछ पता चल जाता है? किस भूत को कैसे काबू करना है ये तक उन्हें पता होता है। क्या भूत इतने समझदार होते हैं कि वे बूढ़े लोगों की बात मान लें? उन्हें लेकर मुझे कई बार बहुत डर भी लगने लगता है, गौरी ने सिद्धार्थ से कहा। सिद्धार्थ चुप रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ दर्द से कराहता हुआ खड़ा हुआ। कोई इंसान आखिर कितना दर्द बर्दाश्त कर सकता था? सिद्धार्थ की परवरिश एक अमीर परिवार में हुई थी। उसने अपनी जिंदगी में दुख, दर्द, लाचारी, ये सब कुछ सिर्फ किताबों में पढ़ा था। लेकिन वीरानगढ़ में आकर उसकी जो हालत हो गई थी, उसे देखकर तो कोई गरीब से गरीब इंसान भी उस पर तरस खाने लगता। उसे इतनी चोटें लगी थी कि दर्द के कारण उसे कुछ भी महसूस होना ही बंद हो गया था। उसकी हालत तो बिल्कुल वैसे हो गई थी जैसे किसी शख्स को एक कड़वी दवाई रोज खिलाई जाती है और उसे एक दिन वो दवाई कड़वी लगना ही बंद हो जाए। सिद्धार्थ लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और लंगड़ाते हुए, दर्द से कराहते हुए गौरी के साथ गांव की तरफ आगे बढ़ने लगा। गौरी सिद्धार्थ को आगे बढ़ने में सहारा दे रही थी। अभी अभी गौरी ने जो उससे बूढ़े बाबा के बारे में कहा था कि उसे उन पर शक था और कई बार उसे बूढ़े बाबा से डर भी लगा करता था, इसे लेकर इस दर्द के बीच भी सिद्धार्थ को हंसी आने लगी थी। उसे दरअसल समझ नहीं आ रहा था कि जो उसके साथ बीत रही थी उस पर वो हंसे या रोए। उसे तो मन ही मन गौरी पर भी शक हो रहा था। उस रात गौरी मेरे सपने में आई और उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे, जबकि जब वो सोने के लिए गई थी उसके पहले उसने दूसरे कपड़े पहन रखे थे। फिर अचानक ऐसा कैसे हो सकता था? जिन सफेद कपड़ों में ये मेरे सपनों में आई थी, उसी कपड़ों में ये मेरे सामने खड़ी थी। वहां पर भी उन खतरनाक जल्लाद भूतों को देखकर जब मैं डर से कांप रहा था, तो गौरी उन्हें घूर घूर कर कैसे देख रही थी। उन्होंने मुझे चाबुक मारे तो मेरे शरीर पर निशान बन गए। दर्द मुझसे सहा नहीं जा रहा था। उन्होंने इसे भी तो मारा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसे जरा भी दर्द हुआ होगा। सिद्धार्थ अपने मन में गौरी के बारे में ये सब सोचने लगा। सिद्धार्थ को बूढ़े बाबा और गौरी दोनों पर ही शक होने लगा था। उसे तो कभी कभी लगने लगा था कि कहीं ये दोनों ही भूत तो नहीं है। आखिर कैसे वे दोनों एकदम अचानक से उसकी जिंदगी में आ गए थे। जैसे तैसे सिद्धार्थ और गौरी सुबह सुबह सर्किट हाउस पहुंच गए। जब मिस्टर बजाज ने देखा कि सिद्धार्थ की हालत और खराब हो गई थी, तो वो सिद्धार्थ को सहारा देने के लिए तुरंत दौड़कर आए। सिद्धार्थ, मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम माने नहीं। देखो, आज फिर तुम्हारे शरीर पर कितने चोट के निशान हैं। अब तुम मेरे कमरे में चलकर आराम करो, मिस्टर बजाज ने सिद्धार्थ से कहा। गौरी और मिस्टर बजाज सिद्धार्थ को उसके कमरे में पहुंचाने के बाद गौरी के कमरे में गए। सिद्धार्थ के साथ उस हवेली में ये क्या हुआ? क्या तुम्हें भी चोट आई है? मिस्टर बजाज ने गौरी से पूछा। नहीं डैडी, मुझे कोई चोट नहीं आई। आज हम लोगों को उस हवेली में एक ऐसा कमरा दिखा जो किसी काल कोठरी के समान था। बस वहीं बुरी शक्तियों ने सिद्धार्थ को इस तरह से टॉर्चर किया। हमें तो ये भी समझ नहीं आया कि वे बूढ़े बाबा जो कि हम लोगों के साथ थे, अचानक कहाँ गायब हो गए। गौरी ने अपने डैडी से कहा। गौरी,
मैं तुमसे बार बार ये कहते आया हूं कि वो हवेली किसी नर्क से कम नहीं है, वहां मत जाया करो, मिस्टर बजाज ने कहा। डैडी, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, मैं चाय पीकर आराम करना चाहती हूं, गौरी ने कहा। गौरी की बात सुनकर मिस्टर बजाज गौरी के कमरे से बाहर निकले और उन्होंने दयाल से कहा कि वो सिद्धार्थ और गौरी को चाय नाश्ता सर्व कर दे। सिद्धार्थ और गौरी दोनों फ्रेश होने के बाद अपना चाय नाश्ता करके सो गए थे। वो वक्त दोपहर के लगभग 12 बज रहे थे और सिद्धार्थ अब अपनी नींद से जाग चुका था। सिद्धार्थ, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि कल शाम को तुम्हारे यहां से जाने के बाद तुमसे मिलने के लिए एक आदमी आया था। क्योंकि तुम यहां पर थे नहीं, तो मैंने उसे कह दिया कि कल दोपहर में आकर वो तुमसे मिल ले। हो सकता है कि दोपहर में वो तुमसे मिलने के लिए आए। मिस्टर बजाज ने सिद्धार्थ से कहा। अंकल, उस आदमी ने अपना क्या नाम बताया था? सिद्धार्थ ने पूछा। कुछ नहीं, नाम का तो छोड़ो, उस आदमी ने तो ये भी नहीं बताया कि उसे हमसे काम क्या था। बस इतना कह रहा था कि वो तुम्हारी मदद करना चाहता है, मिस्टर बजाज ने कहा। अंकल, कई बार तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोग जितने अजीब और डरावने हैं, उतना तो ये गांव वीरानगढ़ भी अपने आप में नहीं है। यहाँ कोई भी आपसे सीधे मुंह बात करने को ही तैयार नहीं होता। ना लोग अपना नाम बताने को तैयार होते हैं, ना अपनी परेशानियां। अब बूढ़े बाबा भी ऐसे ही इंसान निकले। एक तो मुझे पहले से ही उनका कैरेक्टर को समझ नहीं आ रहा था, ऊपर से कल उन भूतों के बीच वो हमें अकेला छोड़कर खुद भूतों की तरह ही कहीं गायब हो गए। कभी कभी तो मुझे लगता है कि यहाँ इंसान तो रहते ही नहीं, ये वीरानगढ़ नहीं भूतगढ़ है, सिद्धार्थ ने चिढ़ते हुए कहा। तुम उस आदमी से मिलोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि उससे अजीब इंसान तो कोई नहीं हो सकता। इतना कहकर मिस्टर बजाज अपने कमरे में चले गए। मिस्टर बजाज के वहां से जाने के कुछ घंटे बाद ही वो शख्स वहां पर आ गया जिसके बारे में मिस्टर बजाज ने अभी अभी सिद्धार्थ से कहा था। वो एक छोटे कद वाला, मोटा और गोल मटोल आदमी था, सांवले रंग का और छोटी मूंछ वाला। देखकर लग रहा था कि उसकी उम्र 40 से 45 के बीच थी। जिस गांव में ज्यादातर लोग धोती कुर्ता पहना करते थे, वो एक पुराना कोट और पैंट पहने हुए था। दयाल ने उसे सिद्धार्थ का कमरा बता दिया था। उसने सिद्धार्थ के कमरे का दरवाजा खटखटाया और कहा, जी गुड मॉर्निंग सर जी, मुझे बूढ़े बाबा ने आपसे मिलने के लिए कहा था। उस आदमी ने कहा। दोपहर के वक्त अंग्रेजी में गुड मॉर्निंग कहकर शायद वो बताना चाह रहा था कि इस गांव के लोगों के बीच में वो औरों से ज्यादा पढ़ा लिखा शख्स है। गुड आफ्टरनून। अच्छा, तो वो तुम हो, तुम्हारा नाम क्या है? सिद्धार्थ ने पूछा। मेरा नाम प्रीतम है, प्रीतम सिंह, उस आदमी ने जवाब में कहा। तो तुम हमारा साथ देने के लिए तैयार हो? क्या तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता? सारा गांव हम लोगों से बात करने से भी कतराता है। उन्हें लगता है जो हमसे बात करेगा वो जरूर मरेगा। फिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई? क्यों तुम्हारा घर परिवार नहीं है? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? सिद्धार्थ ने प्रीतम सिंह से पूछा। ऐसा कौन होगा साहब जिसको मौत से डर नहीं लगता होगा? डर मुझे भी लगता है, पर जिसे डर नहीं लगता उसे भी तो मरना ही पड़ता है। वैसे तो मौत सभी को आती है, लेकिन वीरानगढ़ से मौत जाती ही नहीं। वैसे मैं डरता नहीं हूं। इस गांव में मेरे जैसा हिम्मत वाला आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। बस मैं देखने में ही छोटा हूं, मेरे कारनामे बहुत बड़े बड़े हैं, प्रीतम सिंह ने अपनी तारीफ करते हुए कहा। तुम उस हवेली के बारे में क्या जानते हो? क्या तुम जानते हो कि उस जगह पर इतने भूत क्यों हैं? क्या तुम जानते हो कि वीरानगढ़ की तबाही की असली वजह क्या है? सिद्धार्थ ने पूछा। मालिक, आपने तो पहला ही सवाल ऐसा पूछ लिया जिसका जवाब देते ही मेरा इस दुनिया से ही पत्ता कट जाएगा। मैं आपको हवेली के बारे में तो कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। हाँ, ये जरूर बता सकता हूँ कि वीरानगढ़ की बर्बादी की वजह वो हवेली और उसके भूत ही हैं, प्रीतम सिंह ने कहा। तो तुम उस बूढ़े बाबा के बारे में क्या जानते हो? तुम्हारी उनसे पहचान कब से है? उनका घर कहाँ है? क्या तुम उनका नाम भी जानते हो? सिद्धार्थ ने पूछा।
बूढ़े बाबा को सारा गांव बूढ़े बाबा ही कहकर पुकारता है। उन्हें नाम लेकर कोई बुलाता ही नहीं। जब मैं 15 साल का रहा हूंगा तब से मैं उन्हें इस गांव में देख रहा हूं। उनका घर कहाँ है, उनका नाम क्या है, ये सब तो मैं भी नहीं जानता। प्रीतम सिंह ने जवाब दिया, मुझे तो लगता है कि तुम बूढ़े बाबा के असली चेले हो। तुम्हें कोई भी बात पता नहीं है। जो पता है उसे कहने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तो फिर तुम हमारे कौन से काम आ सकते हो? सिद्धार्थ ने प्रीतम से कहा, वीरानगढ़ के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मुझे लगता है कि मैं बहुत काम का बंदा हूँ। प्रीतम सिंह ने कहा, अच्छा तो ये बताओ कि ये पूरा गांव भूतों का डेरा है, तो फिर भूतों ने लोगों को उनके घर में जाकर क्यों नहीं मार डाला? और इस गांव के सारे लोग इतने अजीब क्यों हैं? सिद्धार्थ ने प्रीतम से पूछा। इस सवाल का जवाब मैं आपको दे सकता हूँ। आपने शायद गांव के घरों को अच्छे से नहीं देखा। गांव में लगभग सभी घरों के आगे हल्दी कुमकुम के बने पंजों के निशान आपने देखे होंगे। गांव वालों का मानना है कि एक खास दिन औरतों के हाथों से लगाए गए वे पवित्र पंजों के निशान उन बुरी आत्माओं से घरों की रक्षा करते हैं। रही बात गांव के लोगों के अजीब होने की, तो जब इतने लोगों की अर्थियां एक के बाद एक उठते देखोगे तो शायद आप भी अजीब बर्ताव करने लगोगे। इस गांव में बड़ी मुश्किल से ऐसा कोई शख्स होगा जिसने किसी न किसी अपने को उस भूत के चक्कर में नहीं खो दिया हो। इस गांव में जीना मुश्किल है और मरना बहुत आसान। प्रीतम सिंह ने सिद्धार्थ से कहा, क्या तुमने सुबह से बूढ़े बाबा को कहीं देखा है? क्या तुम किसी ऐसी जगह को जानते हो जहां पर किसी की बरसों पुरानी लाश दफन हो और वहां खंजर गड़ा हो? सिद्धार्थ ने प्रीतम से आखिरी सवाल पूछते हुए कहा, बूढ़े बाबा तो कल से दिखाई नहीं दिए और यहाँ तो कदम कदम पर लाशें बिछी पड़ी हैं, लेकिन पुरानी लाश जिसे दफनाया गया हो ये मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर लाशों को दफनाया नहीं जलाया जाता है। लेकिन हम मिलकर ऐसी जगह की तलाश कर सकते हैं। चलो कल सुबह हम ऐसी जगह की तलाश में निकलते हैं। अभी मेरी हालत चलने फिरने लायक बिल्कुल नहीं है। सिद्धार्थ ने प्रीतम सिंह से कहा, ऐसा है मालिक कि थोड़ा बहुत खर्चा पानी मिल जाता तो मैं अभी से ही वैसी लाश को ढूंढने के काम में जुट जाता। प्रीतम सिंह ने दांत दिखाते हुए कहा। सिद्धार्थ उसे देखकर पहले ही समझ गया था कि वो बहुत लालची, बेशर्म और झूठा किस्म का इंसान है, लेकिन वो ऐसा पहला शख्स था जो बूढ़े बाबा के बाद उनकी मदद करने के लिए तैयार हुआ था। इसलिए सिद्धार्थ ने बिना देर किए उसे 1000 रुपए दे दिए। 1000 रुपए देखकर प्रीतम की आंखों में चमक दिख रही थी। देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। भले ही प्रीतम लालची हो, लेकिन उसने एक ऐसी बात बताई थी जिस पर सिद्धार्थ ने अभी तक गौर नहीं किया था। वो पंजे वाले हल्दी कुमकुम के निशान। इसका मतलब तो ये था कि हवेली की वो आत्माएं या तो हवेली के इलाके में या घरों के बाहर लोगों पर हमला किया करती थी। प्रीतम के वहां से जाने के थोड़ी देर बाद ही गौरी सिद्धार्थ के कमरे में आई। तो सिद्धार्थ, हम लोग उस पहेली को सुलझाने के लिए कब निकलने वाले हैं? गौरी ने सिद्धार्थ से पूछा। आज तो मैं ठीक से चल भी नहीं सकता। हम कल वैसी जगह की तलाश में निकलेंगे। शायद जल्द ही कहीं हमें वो जगह मिल जाए। सिद्धार्थ ने कहा, मुझे लगता है अगर बूढ़े बाबा हम लोगों के साथ होते तो हम लोगों को इस पहेली को सुलझाने में भी बहुत मदद मिल जाती। गौरी ने कहा, क्या सिद्धार्थ पुरानी लाश को ढूंढने में कामयाब हो जाएगा? क्या इस पहेली को पूरा करने में अड़चने पहले से कम आएगी? क्या बूढ़े बाबा मर चुके हैं या क्या प्रीतम को सचमुच बूढ़े बाबा ने ही भिजवाया था? जानने के लिए सुनते रहिए। आज रात का खाना पकाने में गौरी ने दयाल की मदद की थी। मिस्टर बजाज को भी समझ नहीं आ रहा था कि उनकी सोच को हो क्या गया था। उन्हें अपनी खुद की बेटी से डर लगने लगा था। सच तो ये था कि खाना खाते वक्त भी उन्हें लग रहा था कि कहीं खाने में गौरी ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी होगी।
सिद्धार्थ, गौरी, मिस्टर बजाज सभी खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हुए। जब वे अपना खाना खा रहे थे उसी वक्त ना जाने कहां से बूढ़े बाबा वहां चले आए। आज रात का खाना पकाने में गौरी ने दयाल की मदद की थी। मिस्टर बजाज को भी समझ नहीं आ रहा था कि उनकी सोच को हो क्या था। उन्हें अपनी खुद की बेटी से डर लगने लगा था। सच तो यह था कि खाना खाते वक्त भी उन्हें लग रहा था कि कहीं खाने में गौरी ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी होगी। सिद्धार्थ, गौरी, मिस्टर बजाज सभी खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हुए। जब वे अपना खाना खा रहे थे उसी वक्त ना जाने कहां से बूढ़े बाबा वहां चले आए। सिद्धार्थ को एक बार फिर शक होने लगा, क्या वो बूढ़े बाबा सचमुच कोई आम इंसान था या कोई शैतान? सिद्धार्थ और गौरी ने अपनी आंखों से देखा था कि वहां उन लोगों पर किस तरह से हमला हुआ था, और दरवाजा बंद होने के बाद बूढ़े बाबा कहीं दिखाई नहीं दिए थे। हैरान होकर वे सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। बाबा, आप कहां चले गए थे? अंधेरे में तो हमें कुछ भी समझ नहीं आया। हमें तो यह भी नहीं समझ आया कि हम लोग वहां से दरवाजा बंद होने के पहले बाहर कैसे निकल गए। बाबा, मैं तो यह भी नहीं समझ पाया कि मुझे जो मेरे पेरेंट्स वहां पर दिखाई दे रहे थे, क्या वो सचमुच वहां पर मौजूद थे या मेरा भ्रम था? सिद्धार्थ ने कहा, मैं उस दरवाजे से बाहर ही नहीं निकल पाया था। वहां धुआं इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मेरे दम घुटने की वजह से वहीं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता कि वहां का माहौल कैसे बदला और मैं जिंदा कैसे बच गया। सिद्धार्थ, शायद तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में वहां पर जो भी दिखाई दिया था वो हो सकता है कि वो सच हो। उन्हें उस हवेली में कहीं कैद करके रखा गया है। मुझे लगता है कि ऐसी ही किसी पहेली को हल करने के बाद शायद हमें वे लोग मिल जाएं। बूढ़े बाबा ने कहा, चलिए बाबा, आप भी खाना खा लीजिए। कल हमें अगली पहेली सुलझाने के लिए निकलना होगा। वैसे मुझे आपसे ये भी जानना था कि आपने किसी प्रीतम सिंह को हमारी मदद करने के लिए कहा था। आज यहां आया था। सिद्धार्थ ने कहा, हाँ, मैंने गांव के कुछ लोगों से कहा था कि अगर वे लोग तुम्हारी मदद करते हैं तो उन्हें इससे अच्छा खासा फायदा हो सकता है। प्रीतम गांव के सबसे लालची लोगों में से एक है और मैं ये जानता था कि चाहे जान ही क्यों ना चली जाए, पैसे के लिए वो हमारा साथ देने के लिए जरूर तैयार हो जाएगा। प्रीतम ने तुम्हें बताया नहीं होगा, लेकिन उसकी बहन की भी मौत की वजह उस हवेली के भूत ही थे। बूढ़े बाबा ने कहा, तो बाबा आप उस प्रीतम सिंह के बारे में कुछ बता रहे थे। मैं भी जानना चाहता हूं कि इस गांव में ऐसे और कितने अजीब हादसे हुए होंगे। मिस्टर बजाज ने पूछा। मैनेजर साहब, आपको भले ही ऐसा लग रहा हो, लेकिन आपके दोस्त और मालिक प्रभात जी के साथ हुआ हादसा ही एक ऐसा हादसा नहीं है। यहाँ वीरानगढ़ में ना जाने ऐसे कितने हादसे आए दिन हुआ करते हैं। बूढ़े बाबा ने कहा, प्रीतम की बहन 18 से 20 साल की उम्र की थी। गांव में जितनी भी लड़कियां थीं, उन सब में वो सबसे ज्यादा खूबसूरत और समझदार भी थी। एक दिन उसे पता नहीं क्या सूझा, सज धज कर सूखी नदी के पास जाकर बैठ गई। सूखी नदी सिर्फ नाम की ही सूखी नहीं थी, सचमुच भी सूखी ही थी। पिछले 2-3 दिनों में यहां जितनी बारिश हुई है, उतनी तो बीते कई सालों की बारिश को मिलाकर भी नहीं हुई थी। तो जिस दिन प्रीतम की बहन काजल वहां जाकर बैठी हुई थी, ये घटना उसकी सहेलियों ने देख ली। थोड़ी ही देर में गांव में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। काजल एक बहुत शरीफ लड़की थी। उसके बारे में ऐसा कभी भी कुछ
न सुना गया था और न ही देखा गया था। तो अचानक इतनी ज्यादा सज धज कर वो वहां क्या करने गई थी? जब प्रीतम को इसके बारे में पता चला तो वो भी अपनी बहन को वहां पर देखने के लिए पहुंचा, लेकिन वो वहां पर नहीं थी। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बहन तो घर पर खाना बना रही है, और जैसा कि उन लड़कियों ने बताया था, काजल सज धज कर नदी के किनारे बैठी हुई थी, वैसा कुछ भी नहीं था। लेकिन ये बात उस वक्त सच साबित हुई जब प्रीतम के माता पिता और उसने खुद ने अपनी बहन को रात के अंधेरे में श्रृंगार करके घर से बाहर निकलते हुए देखा। यह देखकर तो तमाम घर वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। जब वो घर से निकली तो उसकी गर्दन बिल्कुल सीधी थी और वो अपने आपे में नहीं थी। अभी घर से थोड़ी दूर जाने के बाद वो अचानक एक बरगद के पेड़ के आसपास घूमने लगी। प्रीतम और उसकी माँ अभी भी काजल के पीछे भाग रहे थे। उस वक्त काजल बहुत तेज रफ्तार से चल रही थी। थोड़ी देर बाद वो वहीं पर पागलों की तरह नाचने लगी। उसके बाल हवा में बिखर रहे थे। उसे कुछ भी होश नहीं था। न जाने किससे जोर जोर से बातें करने लगी। जब प्रीतम और उसकी माँ ने काजल को रोकने की कोशिश की तो उसने उन्हें ऐसा धक्का दिया कि गिरने की वजह से प्रीतम की माँ को अब अपने दिन बिस्तर पर ही गुजारने पड़ रहे हैं। इससे पहले कि प्रीतम अपनी माँ को लेकर घर पहुंचता, उसने देखा कि घर के अंदर आते ही काजल तो बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो चुकी थी। वो अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर हैरान थी। उसने प्रीतम से कहा कि भैया, माँ को क्या हुआ है और मुझे ऐसे कपड़े किसने पहना दिए? ये सब हो क्या रहा है? प्रीतम ने कुछ देर पहले जिस हालात का सामना किया था, उसके बाद वो बहुत घबराया हुआ था। उसने कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, बस माँ गिर पड़ी थी, मैं तो उसे उठाकर घर ले आया हूं। फिर एक पूर्णमासी की शाम की बात है। प्रीतम और उसके घर के पड़ोस में रहने वाले लोग उस वक्त अपने घरों के सामने चारपाई पर बैठे हुए थे। वे सभी काजल के अजीब बर्ताव को लेकर बातें कर रहे थे। अगर उसे ऐसे ही प्रेत बाधा रही तो उससे ब्याह कौन रचाएगा? पड़ोस के एक बूढ़े आदमी ने कहा, तू अपनी जान की परवाह कर, मेरी शादी तो पहले ही हो चुकी है, और जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है वो ये देख ले कि अब मैं अपने साजन के साथ जा रही हूं। पता नहीं कहां से काजल फिर सज धज कर उन लोगों के सामने आई, और इस बार उसके हाथों में एक पैनी तलवार थी। पहले तो वो वहां के लोगों को घुर्राते हुए बोलने लगी, मैं उससे मिलने जा रही हूं, तुम में से कोई मुझे रोक सकता है तो मेरे पास आए। लाल जोड़े से सजी धजी दुल्हन के सामने दिखाई दे रही काजल ने पहले तो सबके सामने उस तलवार से अपना अंगूठा काटा और खुद की मांग भर ली। इस नजारे को देखकर वे सभी लोग सन्न रह गए, और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, सबके सामने काजल ने अपनी खुद की गर्दन धड़ से अलग कर दी। बाबा की ये बात सुनकर सब सन्न रह गए। अब जिसने अपनी खुद की बहन की इतनी दर्दनाक और खौफनाक मौत देखी हो, उसे भला किस बात का डर लगेगा? अपनी माँ के इलाज के लिए और घर चलाने के लिए उसे पैसों की औरों से ज्यादा जरूरत होती है। यही कारण है कि वो लालची भी है। बूढ़े बाबा ने प्रीतम के बारे में बताते हुए कहा, तो बाबा, इसका मतलब ये हुआ कि प्रीतम सचमुच हमारी मदद करेगा? सिद्धार्थ ने कहा, हाँ, वो करेगा। बूढ़े बाबा ने कहा। वे सभी लोग खाना खा चुके थे और फिर बूढ़े बाबा ने कहा कि अब मुझे जाना होगा, मैं कल सुबह ठीक 9 बजे यहां आ जाता हूं। फिर हम लोग उस पुरानी लाश को ढूंढने निकलते। रात के करीब 10 बज चुके थे। वीरानगढ़ में इस वक्त बूढ़े बाबा को छोड़कर इक्का दुक्का लोगों में ही हिम्मत थी कि वो बाहर निकल पाते। बूढ़े बाबा वहां से जा चुके थे। तुम्हें नहीं लगता कि ये बूढ़े बाबा चीजों को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं? गौरी ने सिद्धार्थ से पूछा।
हाँ, मुझे भी यही लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मम्मी डैडी नहीं मिले और यहाँ कुछ दिन और रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा, सिद्धार्थ ने कहा। देखो बच्चों, मुझे लगता है अब हमें सो जाना चाहिए। न बातें खत्म होगी और न ही बातें करने से हमारी परेशानियां, मिस्टर बजाज ने कहा। वे तीनों अब सो चुके थे और गहरी नींद में थे। किसी का गाना गाने की आवाज सुनाई देने पर मिस्टर बजाज की नींद खुल गई। इतनी रात गए, गाना कौन गाने लगा? उन्हें महसूस हुआ कि वो आवाज किचन की तरफ से आ रही थी। किचन के लाइट्स भी जल रहे थे। मिस्टर बजाज ने पहले सोचा कि हो सकता है कि यह हरकत गौरी कर रही हो, क्योंकि इन दिनों गौरी का बर्ताव कुछ अजीब होते जा रहा था। इसलिए पहले उन्होंने गौरी के कमरे में झांक कर देखा। नाइट लैंप की रोशनी में उन्हें साफ साफ दिखाई दिया कि गौरी तो अभी पलंग पर लेटी हुई थी। गौरी को देख लेने के बाद मिस्टर बजाज किचन की तरफ आगे बढ़े, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद उन्हें गाने की आवाज के साथ साथ चूड़ियों की खनकने और घुंघरू की छन छन की आवाज भी आने लगी। यह सच था कि मिस्टर बजाज इस वक्त डर गए थे। उन्हें पहले से ही गौरी पर शक था, लेकिन गौरी भी अपने कमरे में ही सोई हुई थी, तो फिर वो कौन हो सकती थी? डर से कांपते हुए अपने हाथों से सर्किट हाउस में धीरे धीरे एक एक कर कर लाइट जलाते हुए मिस्टर बजाज देखने लगे कि वो आवाज आ कहां से रही है। उन्हें दयाल भी उसके कमरे में सोया हुआ दिखा। सिद्धार्थ भी ठीक से सोया हुआ था। अचानक से वो आवाज अब सर्किट हाउस के सामने बड़े पुराने उजाड़ हो चुके गार्डन की तरफ से आने लगी। उनके होश उड़ गए जब उन्होंने देखा कि एक औरत सफेद और बहुत ज्यादा उजले कपड़े पहने हुए एक वैसे ही उजले कपड़े पहने हुए बच्चे को उछाल उछाल कर लोरी सुना रही थी। दूरी ज्यादा होने की वजह से मिस्टर बजाज साफ साफ तो कुछ भी नहीं देख पाए, लेकिन उन्होंने जो देखा था उसके बाद उनके दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वे पसीने से लथपथ हो गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका दिल सीने से बाहर निकल जाएगा। फिर उनके देखते ही देखते औरत और वो बच्चा वहां से गायब हो गए। अचानक से बरामदे में खड़े मिस्टर बजाज को वही आवाज अब अपने पीछे सुनाई दी, लेकिन वहां उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। डरे हुए मिस्टर बजाज अब वापस सर्किट हाउस के अंदर आ गए। उन्होंने जैसे ही अपने कमरे में कदम रखा, एक खौफनाक जले हुए चेहरे वाला साया अचानक से उनके सामने आ गया और पूरी तरह से जोर जोर से हंसने लगा। मिस्टर बजाज अब इस सब को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाए और वे घबराकर वहीं जमीन पर गिर गए। वे बेहोशी की हालत में सुबह तक वहीं पड़े रहे। सुबह 6 बजे जब सिद्धार्थ अपने बिस्तर से उठा तो उसने पाया कि मिस्टर बजाज का दरवाजा खुला हुआ था। जब उसने अंदर झांक कर देखा तो उसे मिस्टर बजाज नीचे पड़े दिखाई दिए। गौरी, गौरी, गौरी उठो, इधर जल्दी आओ। इससे पहले कि गौरी वहां आ पाती है, सिद्धार्थ ने मिस्टर बजाज को उठाकर उनके बेड पर लिटा दिया था। सिद्धार्थ ने वहीं बगल में टेबल पर रखे पानी के गिलास से कुछ पानी के छींटे मिस्टर बजाज के मुंह पर मारे। मिस्टर बजाज को होश आया और उनकी नींद खुल गई। अरे सिद्धार्थ, तुम यहां कैसे? गौरी, तुम लोग यहां? क्या सुबह हो गई? मिस्टर बजाज ने हैरान होते हुए कहा। डैडी, आप बेहोश हो गए थे? क्या हुआ था? गौरी ने पूछा। मुझे कुछ समझ नहीं आया। रात को अचानक एक खौफनाक चेहरा मेरे सामने आकर जोर जोर से हंसने लगा और डर के मारे मैं बेहोश हो गया, मिस्टर बजाज ने कहा। सिद्धार्थ सोच में पड़ गया था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता था। प्रीतम ने तो उससे कहा था कि वहां की आत्माएं और भूत प्रेत घर के अंदर लोगों को परेशान नहीं करते हैं, लेकिन अगले ही पल सिद्धार्थ को याद आया कि वो सर्किट हाउस था, कोई घर नहीं। एक और बात जो प्रीतम ने सिद्धार्थ को बताई थी, उसे कंफर्म करने के लिए सिद्धार्थ सर्किट हाउस के मेन डोर के आसपास की दीवार को
देखने के लिए गया। वहां वैसे हल्दी कुमकुम के कोई भी निशान मौजूद नहीं थे। तो क्या इसका मतलब ये कि सर्किट हाउस में रहना भी खतरनाक हो सकता है? सिद्धार्थ ने अपने मन में सोचा। अंकल, चाय नाश्ता करके आप आराम करिए। हमें उस पहेली को सुलझाने के लिए गांव में जाना होगा। मैं बूढ़े बाबा से इस बारे में पूछ कर देखूंगा। शायद उन्हें कुछ पता हो कि वो साया यहां क्यों दिखाई दिया था। सिद्धार्थ ने कहा, वो साया बिल्कुल वैसे ही था जैसा मुझे मेरे एक्सीडेंट होने के वक्त दिखाई दिया था। बेहद खौफनाक। मिस्टर बजाज ने कहा, तो क्या कोई साया मिस्टर बजाज का पीछा कर रहा था? क्या गौरी के हाथ की अंगूठी का इस घटना से कोई लेना देना था? क्या बूढ़े बाबा को इस साये के बारे में कुछ भी पता है? क्या सिद्धार्थ उस पुरानी लाश को ढूंढ पाएगा और उस पहेली को पूरा कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए।